अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई शुरू होने की सबसे बड़ी वजह थी यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर दोनों देशों का विवाद। लेकिन परमाणु बम बनाने में इस्तेमाल होने वाली इसी यूरेनियम को लेकर आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। भारत इस यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु बम बनाने के लिए नहीं बल्कि परमाणु बिजली बनाने के लिए करेगा। यानी यूरेनियम का इस्तेमाल विनाश के लिए नहीं बल्कि विकास के लिए होगा। इस समझौते को आप क्रिकेट की भाषा में मजबूत साझेदारी कह सकते हैं। आज आपको जानना चाहिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी कितनी मजबूत और कितनी जरूरी है। क्रिकेट के मैदान में दोनों देशों की राइवलरी चलती है, लेकिन कूटनीति के मैदान में ये दोनों फ्रेंडली मैच खेलते हैं, यानी एक दूसरे का दोस्त बनकर खेलते हैं। और यही वजह है आज दोनों देशों ने आपस में 18 समझौते किए। ये समझौते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान हुए। इनमें से जिस समझौते की बात आज हम प्रमुखता से करने वाले हैं वो भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये समझौता यूरेनियम की सप्लाई को लेकर है। इस समझौते से भारत में परमाणु बिजली के उत्पादन को नई रफ्तार मिलेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आज सिविल न्यूक्लियर समझौते की व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया से शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए यूरेनियम के आयात का रास्ता साफ हो गया। दोनों देशों ने 2014 में ही सिविल न्यूक्लियर समझौता किया था, लेकिन कुछ तकनीकी अड़चनों की वजह से समझौते के बावजूद यूरेनियम की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी थी। पीएम मोदी के इस दौरे में उन दिक्कतों को दूर करते हुए समझौते को फाइनल कर लिया गया। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में आज हमने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इससे ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम सप्लाई का मार्ग खुलेगा और हमारे क्लीन एनर्जी के उद्देश्यों को नई ताकत मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाले यूरेनियम का उपयोग भारत केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों जैसे बिजली बनाने के लिए करेगा। परमाणु हथियार बनाने में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह पूरी व्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के सुरक्षा मानकों और सख्त निगरानी के दायरे में काम करेगी। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने भारत की मजबूत साख को देखते हुए विशेष छूट दी। 2010 में इसी आधार पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को यूरेनियम बेचने से मना कर दिया था, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया मान गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी NSG में भारत की स्थायी सदस्यता का भी समर्थन किया है। NSG का सदस्य बनने से यूरेनियम और परमाणु तकनीक तक भारत की बिना रुकावट पहुंच होगी। साथ ही वो परमाणु तकनीक को लेकर नियम बनाने वाले देशों में शामिल हो जाएगा। मित्रों, यूरेनियम के मामले में ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे समृद्ध देश है। एक अनुमान के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के पास 36 लाख टन यूरेनियम का भंडार है। यूरेनियम के रिजर्व के मामले में उसकी हिस्सेदारी 28% है, लेकिन इसके बावजूद यूरेनियम के उत्पादन के मामले में वो तीसरे स्थान पर है। कम उत्पादन की एक वजह यह भी है कि ऑस्ट्रेलिया के पास एक बड़ा बाजार नहीं था। अब भारत के रूप में उसे एक बड़ा बाजार मिल गया है, यानी दोनों देशों के लिए यह समझौता फायदेमंद है। भारत को परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम मिलेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया को इससे कमाई होगी। मित्रों, परमाणु ऊर्जा को दुनिया के भविष्य के लिए एक गेम चेंजर माना जाता है। बिजली उत्पादन में कोयले का इस्तेमाल खत्म करने के लिए यह सबसे मजबूत विकल्प है। परमाणु प्लांट मौसम से प्रभावित हुए बिना 24 घंटे बिजली दे सकते हैं। साथ ही परमाणु ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी नहीं होता, यानी ये क्लीन एनर्जी का सोर्स है। भारत ने परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल करके ग्रीन हाइड्रोजन भी बनाया है। ऐसा करने वाला वो दुनिया का अकेला देश है। ग्रीन हाइड्रोजन को सबसे स्वच्छ ईंधन कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन केवल 9 गीगावाट के करीब ही है। इस तरह भारत में होने वाले कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा केवल 3% है। दुनिया के कुछ दूसरे देशों की बात करें तो फ्रांस के कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा 67% के करीब है। स्लोवाकिया में 64%, यूक्रेन में 55% और हंगरी में 45%, जबकि अमेरिका के कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का योगदान 19% है। यानी भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत यूरेनियम का घरेलू भंडार बेहद सीमित होना है। घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत अभी मुख्य रूप से कजाकिस्तान, कनाडा, रूस और उज्बेकिस्तान से यूरेनियम का आयात करता है, लेकिन उज्बेकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट इसी साल खत्म हो रहा है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के साथ डील बिल्कुल सही समय पर हुई है। आपको यह भी जानना चाहिए कि यूरेनियम को लेकर ऑस्ट्रेलिया से समझौते का क्या असर होगा, भारत को इससे क्या क्या फायदे होंगे। भारत ने 2047 तक
100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि अभी भारत की क्षमता केवल 9 गीगावाट के आसपास है। 100 गीगावाट का लक्ष्य हासिल करने के लिए यूरेनियम की भारी मात्रा चाहिए और ऑस्ट्रेलिया वो सप्लायर बन सकता है। इसके अलावा भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, यानी भारत क्लीन एनर्जी की तरफ कदम बढ़ाएगा। इसके लिए कोयले से बिजली का उत्पादन कम करना होगा, जबकि परमाणु ऊर्जा की भागीदारी बढ़ानी होगी। परमाणु ऊर्जा का लक्ष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक डेटा सेंटर को बढ़ावा देने के लिए भी हासिल करना जरूरी है। भारत बड़े पैमाने पर एआई और डेटा सेंटर को बढ़ावा दे रहा है। इन्हें 24 घंटे बिजली की जरूरत होती है। बिजली की सप्लाई बढ़ाने के लिए परमाणु ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना होगा। मित्रों, यूरेनियम के अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज कुछ और महत्वपूर्ण समझौते हुए। आपको उन समझौतों के बारे में भी जानना चाहिए। दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए एक साझा घोषणा पत्र जारी किया। इसके तहत दोनों देश इंडो पैसिफिक में रक्षा से जुड़े मामलों में तालमेल और रक्षा अभ्यास बढ़ाएंगे। साथ ही एक दूसरे के क्षेत्रों में सैन्य विमानों की तैनाती बढ़ाने पर भी सहमति बनी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर के जरिए भी रक्षा सहयोग बढ़ाएंगे। इस कॉरिडोर से दोनों देशों के डिफेंस स्टार्टअप्स और उद्योगों को जोड़ा जाएगा। दोनों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर बढ़ाने का भी फैसला किया है। इसके तहत लिथियम समेत महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन और प्रोसेसिंग में मदद करेंगे। अंतरिक्ष सहयोग के तहत ऑस्ट्रेलिया गगनयान मिशन में मदद करेगा। वो अपने कोकोस द्वीप पर एक अस्थायी स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल स्थापित करेगा, जिससे गगनयान को सहायता मिलेगी। मित्रों, आज मेलबर्न में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के मजबूत होते संबंधों को क्रिकेट की भाषा में समझाया। आज जब हम दुनिया की स्पोर्टिंग कैपिटल मेलबर्न में है, तो स्पोर्ट्स की बात न करना वैसा ही होगा जैसे क्रिकेट में टॉस के बाद मैच ही शुरू न करना। क्रिकेट भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों की अपनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है। इसलिए हमारी मीटिंग्स भी क्रिकेट जैसी लगती है। एजेंडा वनडे जैसा फोकस है। डिसीजन T20 जितने तेज है और पार्टनरशिप टेस्ट मैच जितनी लंबी और गहरी। वैसे पीएम मोदी ने यह हैट्रिक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं, ऑस्ट्रेलिया की मदद से बनाई है और इस हैट्रिक की वजह से भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण जीत हासिल की। मित्रों, ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौते के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में मौजूद भारतीय समुदाय के साथ संवाद किया। मेलबर्न के मार्बल स्टेडियम में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। मेलबर्न मीट्स मोदी नाम के इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लगभग 30,000 लोग स्टेडियम में मौजूद थे। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज भी मंच पर मौजूद थे। प्रवासी भारतीयों के साथ पीएम मोदी के इस संवाद का एक अंश अब हम आपको सुनाते हैं। In welcoming my friend, Prime Minister Narendra Modi. पिछले 12 वर्षों में मैं तीसरी बार यहां आया हूं, यानी इस बार हैट्रिक लगी है। ये दिखाता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते किस ऊंचाई पर है। घर में दूध ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, लेकिन चाय भारत वाली बनती है। दाल सब्जियां ऑस्ट्रेलिया की है, लेकिन उनमें तड़का देसी मसालों का ही लगता है। आप ऐसे ही भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को अपने जोश से भरते रहिए, चौके छक्के मारते रहिए। आपकी सफलता में ही भारत और ऑस्ट्रेलिया की सफलता है। भारत माता की वंदे वंदे वंदे।
मित्रों, ऑस्ट्रेलिया की इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के सोशल मीडिया कानून में बदलाव की तारीफ भी की। पीएम मोदी ने इसे समाज की रक्षा के लिए उठाया गया जरूरी कदम बताया। मैं तो हमेशा बराबर आपको फॉलो करता हूं और उसमें भी आईटी और सोशल मीडिया की दुनिया में जिस प्रकार से आप कानूनों में बदलाव ला रहे हैं, समाज को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, वो दुनिया के लिए एक बड़ा इंस्पायरिंग है। हम आपसे बहुत कुछ उसमें से ले रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगी हुई है। ये कानून पिछले साल दिसंबर में लागू हुआ था। ऑस्ट्रेलिया ये कदम उठाने वाला दुनिया का पहला देश है। हालांकि भारत में फिलहाल इस तरीके का कोई कानून नहीं है।